हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सेट 9 का, जो कि अगस्त 2020 का पेपर है। तो इसमें डिस्कस करते हैं क्या किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन फिनोलिक ओएच ग्रुप इन इट। तो फिनोलिक ओएच ग्रुप का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। आपको दिख रहा है ए ऑप्शन में फिनॉल ही है, डायरेक्टली OH बेंजीन से अटैच्ड है, तो ये तो फिनाइलिक ग्रुप है। अगर मैं बी आंसर की बात करूं, इसमें देखिए OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली क्या है, बेंजीन रिंग नहीं, वो कार्बन है। ये किस तरह का है, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो और एडजेसेंट कार्बन बेंजीन रिंग का होना चाहिए। तो ये आपका अ, जो कंपाउंड है फिनोलिक OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर आपका बी बनेगा, राइट आंसर। एंड ये भी फिनोलिक ग्रुप है और यहाँ पर भी देखिए OH डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा बी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो क्या दिया है, विच कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें इथेनोइक एसिड होता है। तो इथेनोइक एसिड का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड के प्लेस पे एसिटिक एसिड भी दे सकता है। ओके, तो इसका आंसर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो क्या दिया, करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का अगर एक्वा सोल्यूशन में बेसिक नेचर की ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री आएगा, उसके बाद 1 डिग्री आएगा। ये इसका है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। और इसी के प्लेस पे अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड दे दिया जाए, है ना, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड मतलब उसमें मिथाइल ग्रुप होगा, इसमें इथाइल ग्रुप। इसमें जो ऑर्डर बन के आएगा इसमें सबसे ज़्यादा होगा सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्सरी होता है। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इथाइल और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन इज वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल। जितने भी फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन वो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। और इसके एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, दो एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज मायोसिन, ठीक है, मायोसिन जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है, मसल्स में। इसके अलावा एक होता है केराटिन। तो केराटिन जो होता है वो हेयर या फिर ऊल या फिर सिल्क में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। और अगर इसके ऑप्शन की बात करें, इसका जो आंसर बनेगा बी आंसर इसका राइट है। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन आपने नाम सुना होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबुलर जो प्रोटीन होता है इसमें दो एग्जाम्पल है, एक तो है इंसुलिन, ठीक है, और दूसरा है दैट इज एल्बुमिन। ये जो होते हैं वाटर सॉल्यूबल होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है क्वाइल्ड स्फेरिकल ज्योमेट्री होता है, ठीक है, क्वाइल्ड स्फेरिकल, और इसका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें डिफरेंस भी थ्योरेटिकल में 2 मार्क्स में आता है, जिसको भी आप ध्यान करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें क्या दिया देखिए, स्पार्टेम ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ स्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलिनिन। तो विच टाइप ऑफ, तो यहाँ पर डाई पेप्टाइड यहाँ से बॉन्ड बनने वाला है। ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होता है कार्बोहाइड्रेट में होता है, डाइस्टर आपको फॉस्फेट में बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ए आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, when acidified K2Cr2 solution is added to Sn plus 2 salt then Sn2 change into।
ये चेंज होता है SN+4 में ऑक्सीडाइज होता है। तो थोड़ा सा और भी है इसमें, तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका प्रिपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है। ओके, और इसमें और भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, अब ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, किसको किस में कन्वर्ट करता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये SN+2 को ऑक्सीडाइज करता है SN+4 में, जो कि आपका आंसर है SN4, है ना। इसका जो आंसर बन के आ रहा है वो आपका सी आंसर इसका राइट है। तो 6 का सी आंसर राइट है। अब इसके अलावा और भी है, तो हो सकता है इस बार दूसरा कुछ बन जाए यहाँ से। इसके अलावा ये जो होता है फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? फेरिक आयन में। इसके अलावा ऑक्सलेट जो आयन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 में ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान करके जाएंगे। और डाइक्रोमेट क्रोमेट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो गैडोलिनियम है GD, ये इसका फाइनल आंसर है। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूं, में होता है जेनॉन, उसके बाद आता है 4F में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। और उसके बाद होता है 5D में 1 इलेक्ट्रॉन, और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपसे यही पूछा है कि F किसमें हाफ फील्ड है, गैडोलिनियम GD इसका है। ठीक है, और PM भी एक प्रोमोथियम एलिमेंट होता है। ये लेंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है, इकलौता एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी लेंथेनाइट के सारे एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, PM को छोड़ करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एसिडिफाइड विथ H2SO4। ठीक है, तो इसका जो बनेगा, जो नाइट्रेट आयन है, ये इससे रिएक्शन नहीं करता, तो इसका ये फाइनल आंसर है नाइट्रेट आयन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एक आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, आयन हैज D इलेक्ट्रॉन इक्वल टू। इसमें आपसे पूछा है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए, जो वाटर है वीक लिगेंड होता है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है दैट इज Cr, और यहाँ से H2O एक्वा है, वाटर है, वीक लिगेंड होता है, और इसके ऊपर कितना +3 चार्ज। इसमें अगर मैं बोलूँ भाई क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा, +3 आएगा। क्यों ऐसा है? कि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करेंगे तो 3D and 4S होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5। एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन। ये हुआ क्रोमियम का। अब इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन डी से। डी से में 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 4S में 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डी में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 3 होगा, क्योंकि वाटर वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होने वाला। इसका जो आंसर बन के आएगा वो बी आंसर इसका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आपको KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है। तो हेनरीज लॉ आपने पढ़ा होगा। हेनरीज लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली KH × X होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। पहली बात, न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल मिलेंगे टेक्स्ट बुक में और इन टेक्स्ट में। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि KH की जो वैल्यू है हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो KH जितना बड़ी वैल्यू होगा जिस गैस का, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी
कम होगी, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। किसी भी गैस को अगर पानी में डिसॉल्व करो तो एक्सोथर्मिक होता है, सॉल्युबिलिटी से उल्टा रिलेट। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या दिया है इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर KH वैल्यू दिया हुआ है ना, तो किसका इसका दिया है, सबसे पहले ऑर्गन का, इसके अलावा जो गैस है CO2, इसके अलावा SCHO फॉर्मल्डिहाइड, और इसके अलावा मीथेन है। ये 4 गैस है और चारों का KH वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या क्या वैल्यू दिया देखिए, ऑर्गन का 40.39, इसका दिया है 40.39, और इसका 1.67, फॉर्मल्डिहाइड का 1.82 इंटू 10⁻⁻5, और मीथेन का दिया 0.413। आप देखिए जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो बताइए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है 10⁻⁵ है, तो सबसे फर्स्ट पे सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, और सेकंड जो है वो मीथेन ही है, पॉइंट में है, ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड होगा, सबसे लेस सोल्यूबल होगा फोर्थ वाला। इसमें जो आंसर आपको दिख रहा है वो आंसर सी आंसर इसका राइट है। ठीक है, तो कौन सा आंसर राइट है बेटा, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के MCQ क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके जाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आपको अगर कुछ पॉइंट पता है तो MCQ के यहाँ से मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन है ना, यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 500 केल्विन, इसके अलावा K की वैल्यू दिया है 0.02 पर सेकेंड, इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है 18.23 किलो जूल पर मोल दिया, तो ये हमें जूल में चाहिए, 18230 ये जूल में आएगा है ना, क्योंकि R की वैल्यू क्या लेंगे आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है ना। अब आपसे क्या पूछा, अरेनियस कांस्टेंट, दैट मीन्स ये आपको निकालना है। ओके, इसका जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आप, फॉर्मूला अरेनियस इक्वेशन लॉग के इक्वल टू होता है यहाँ से लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1/T होता है। ओके, सारी वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए की वैल्यू आएगा 1.61 आएगा। इसको ये एग्जाम्पल ही है, अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा, तो अगर टेक्स्ट बुक सॉल्व किया होगा तो ये जो एग्जाम्पल NCERT का है 3.9 एग्जाम्पल है ना। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन है, MCQ लायक तो है नहीं, फिर भी अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया 4 नंबर में भी आता है, वहाँ पर T1 T2 दो टेम्परेचर है, तो यहाँ से 1.6, दैट मीन इसका जो आंसर बन के आएगा डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कोई कोई एग्जाम्पल भी डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा, और जब भी लेंथी क्वेश्चन होगा तो इसमें वैल्यू आपको चेंज नहीं करेगा, सेम टू सेम यहाँ से आपको मिलेगा। 12 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्या दिया है, द करेक्ट नेम ऑफ कंपाउंड, यहाँ से इस कंपाउंड का नाम क्या है ना, तो इसका जो नाम आएगा देखिए डेका कार्बोनाइल है ना, इसमें जो आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है, डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज, और कार्बोनाइल जो होता है 0 इस पे चार्ज होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0, तो इसका जो आंसर आएगा सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, कंपाउंड दिया ऑन रिएक्शन विद D2O। तो ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करूँ तो CH3, और इसी कार्बन से यहाँ से CH3, और इसी कार्बन से फिर से CH3, और यहाँ से MgBr से रिएक्शन करा। D2O जो होता है हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O है ना, जैसे H2O होता है, और इसको ब्रेक कर तो H और OH, H प्लस और OH माइनस, इसी तरह से हैवी वाटर में भी इसको ब्रेक करेंगे तो D प्लस और यहाँ से OD माइनस होता है, जैसे वाटर का हैवी वाटर का फॉर्मूला है। ये कभी भी बॉन्ड ब्रेक हो गए थे, इसमें प्लस और इस पे माइनस आ जाएगा, तो बताइए डी कहाँ पे जाने वाला है, इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये जो आएगा इसके बीच में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 है ना,
और यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 और इसे D आ जाएगा, और बाकी यहाँ से MgOD और यहाँ से Br। अब इसी कंपाउंड को कंडेंस करके लिखेंगे तो बनेगा क्या, CH3 थ्राइस और यहाँ से CD आ जाएगा। ओके, तो कौन सा आंसर आएगा, है ना, इसका जो आंसर बन के आएगा 13 का सी आंसर राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर है, देखिए सी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहा है ना। तो अगर आपने अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा होगा, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, यहाँ से यही चीज़ है, SCHO को ओपन करेंगे और इसको रिएक्शन करा रहा है C2H5 और MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ब्रेकिंग, किसी भी रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो मेटल और कार्बन से ही बॉन्ड से ब्रेक होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस होगा, इथाइल ग्रुप इससे जुड़ेगा और ये Mg आ जाएगा इस ऑक्सीजन से। यहाँ से क्या बनेगा, देखिए C2H5 और यहाँ से CH2 है ना, C2H5 इस कार्बन जुड़ेगा और CH2, और उसके बाद यहाँ से OMgI, और फिर इसका एसिडिक हाइड्रेशन जब कराते हैं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर बस H जुड़ जाएगा ना वाटर से। तो फाइनली इसका क्या बना, ये बना C2H5 है ना, और यहाँ से CH2OH, ये जो कंपाउंड क्या है C3H7OH। इसका मतलब जो आंसर बन के आएगा इसका, दिख रहा है आपको, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में विच आर फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल, तो कई बार पूछ चुका है, मैंने बता रखा है, कहीं भी अगर चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बढ़ा देते हैं। बाकी सब यूनिडेंटेड है, डाईडेंटेड जो लिगेंड्स हैं वो क्लोज रिंग बनाते हैं सेंट्रल एटम से और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो आंसर इसका बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच आर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉर्म कलर्ड आयन, तो कौन सा इसमें कलर्ड आयन फॉर्म नहीं करेगा, जिसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, फुल फिल्ड हो, वो कलर लेस होते हैं, वो कलर्ड आयन फॉर्म नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, चलिए चलिए मैं अगर सी ऑप्शन के देखूँ, यहाँ से टाइटेनियम पे +3 चार्ज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। अब टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन के आने वाला है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है ना, इसमें 3D4S, 2 इसमें जाएगा 2 इसमें जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से डी में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो कलर्ड होगा, है ना। और अगर मैं बात करूँ डी आंसर जो दिया है उसकी, Ni और यहाँ से कार्बोनाइल है कॉम्प्लेक्स, इसमें आप निकालेंगे तो Ni पे 0 चार्ज आएगा। ओके, अब 0 चार्ज आएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 3D4S, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स है CO, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें जो D ऑर्बिटल है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। ठीक है, ये 6 7 8, ये इसमें पेयर्ड होगा और S के भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसलिए इसके D ऑर्बिटल क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, इसलिए ये कलरलेस होगा। ओके, इसका जो आंसर आएगा डी। जब भी कॉम्प्लेक्स देगा तो उसमें लिगेंड्स का बहुत बड़ा रोल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहाँ पर 3D ऑर्बिटल क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाएगा। तो Ni पे तो 0 चार्ज आया, बट 3D में 8 और 4s में 0, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पहले तो ये पेयर्ड होगा, है ना, ये इसमें आ जाएगा, और S का भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पेयर्ड होगा, ये D के पांचों जो ऑर्बिटल्स है वो पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, पांचों ऑर्बिटल पेयर होंगे, इसलिए ये क्या होगा, कंप्लीटली फोल्ड होगा, इसलिए ये कलरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 17 की बात करें, विच ऑफ कंपाउंड फायर एक्सटिंग्विशर, आपको पता होना चाहिए, ये टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ECl4,
ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन वुड बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल। न्यूट्रल FeCl3 को डिटेक्ट करते हैं एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसका आंसर सी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, विच रिएजेंट इज यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बताइए, हिंसबर्ग रिएजेंट सबसे फेमस रिएक्शन है, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट सबसे पहले किसको बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होगा, बेंजीन पहले होगा और यहाँ से सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 होंगे और यहाँ से Cl होगा। अब अगर इसको प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कराएंगे, ये 1 डिग्री अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी, और प्लस टर्सरी अमाइन ये है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। अगर आपने पढ़ा होगा प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कराते तो यहाँ से क्या करना है, HCl को बाहर निकालना है, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, तो ये जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या होगा, सॉल्यूबल इन अल्कली। ठीक है, तो डिटेक्ट हो जाएगा वो प्राइमरी है। जो अब यहाँ से भी HCl की एक H है और यहाँ Cl निकालेंगे, बाकी जो वो कंबाइन करेंगे, तो ये जो बनेगा इनसॉल्यूबल होता है अल्कली में, डिटेक्ट हो जाना है, तो वो सेकेंडरी अमाइन। और टर्सरी अमाइन के पास हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। तो ये जो टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन यूज करते हैं। और प्रेजेंटली इसके प्लेस पे हिंसबर्ग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के प्लेस पे यहाँ पर CH3 ये पैराटोल्यूल लगा देते हैं, ये यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपने पढ़ा होगा विटामिन ई जो होता है, ठीक है, सॉरी ब्लड क्लॉटिंग बोला है, तो विटामिन के जो होता है उससे ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको कट जाता है तो वो रुकने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इंक्रीजिंग ब्लड क्लॉटिंग होता है ना। इसके अलावा विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ये भी आप पता होता है, हड्डी वाले जितने भी बोन्स के वाले डिजीज इससे होते हैं। B12 जो होता है ना, इससे कॉन्क्लूजन होता है। इसके अलावा विटामिन ई जो होता है इंक्रीज RBC फ्रेगनेलिटी जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ये विटामिन से क्वेश्चन आएगा। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उसको विटामिन KE कीड़ा, और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं विटामिन B1 B2 B6 B12 एंड विटामिन C, ये सब जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हमें डाइट में लेना होता है एक्सेप्ट B12 को छोड़ करके। ये मैंने कई सेट में आया है, हर बार सेट में रिपीट किया, तो लगभग आपको भी, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी लगभग ये क्लियर होगा, याद हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 क्वेश्चन में दिया है कि ऑन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl नोन एज। बताइए, फेमस रिएक्शन है दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने क्या पढ़ा है, क्लेमेंसन रिडक्शन की बात है तो कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी कंपाउंड ले लो और इसको आप जिंक अमलगम, जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराएंगे, यहाँ से जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स इसके प्लेस C डबल बॉन्ड के प्लेस में CH2। इसके अलावा जो उल्फ किस्नर दिया है वो भी बहुत काम का है, कई बार बोर्ड में 4 नंबर में पूछे हैं। तो उल्फ किस्नर में भी क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं NH2NH2, है ना। पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने क्या होगा, यहाँ से H2 आप बाहर निकाल लीजिए और जो चीज़ बचा उसी को आपस में कंबाइन करेंगे तो N और यहाँ से NH2। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन, और ये जो इंटरमीडिएट है इसको हाइड्राजोन बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसको जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ,
KOH, और इसके प्लेस पे होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तब यहाँ से ये अल्केन में कन्वर्ट होता है ना। इसके अलावा दो प्रोसेस जो अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें क्लोरोबेंजीन को 623 3 atm प्रेशर और NaOH के साथ कराते हैं, यहाँ से फिनॉल बनाता है। ये सारे रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ब्रोमीन, अमाइड और NaOH, सिंपल सा ये जो रिएक्शन है दैट इज हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। इसमें बस CO को गायब कर दीजिए और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर NH2। दैट मीन्स अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो नाम है, एक तो एनिलीन नाम है, डी आंसर तो करेक्ट है। इसके अलावा इसी को बेंजेनामाइन भी बोलते हैं, तो जो डी आंसर है वो राइट है। तो इसी का दो नाम है, एक तो कॉमन नेम दैट इज एनिलीन, या फिर इसी को बेंजेनामाइन बोलते हैं, या फिर इसी को एक ऑप्शन और दे सकता है, अमाइन बेंजीन भी बोल सकते हैं ना। तो तीनों है, देखो इस तरह से आपसे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 थे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विच कार्बन ऑफ शुगर गेट बॉन्डेड विथ बेस। इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो बेस से यहाँ पर बॉन्डेड होता है। 24 क्वेश्चन में विच कंपाउंड इज ट्रीटेड विद बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट इन एजो कपलिंग रिएक्शन टू प्रोड्यूस ऑरेंज डाई। यहाँ पर जो रिएक्शन है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग जो रिएक्शन होता है ये कौन से चैप्टर में है, ये है अमाइन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। तो कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है कि आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है, N2+Cl माइनस, है ना। और अगर आपने इसको रिएक्शन कराया, दो रिएक्शन है कपलिंग, मतलब यहाँ पर दो चीज़ है। अगर आपने इसको फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया, फिनॉल एसिड है तो इसको लेते हैं बेसिक मीडियम में, और दूसरा इसमें जो येलो कलर का डाई बनाता है NH2, और ये एसिडिक मीडियम है ना। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो प्रोडक्ट बहुत आसान है बनाना। यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है और ये जो फिनॉल ग्रुप है ये जाके पूरा इससे जुड़ जाएगा, और प्लस यहाँ से Cl माइनस। ये जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका मतलब इसका जो आंसर बन के आएगा बी आंसर, इसका राइट आंसर है। ओके, 24 का कौन सा आंसर है, बी आंसर। और इसके अलावा जो आपका अगर एनिलीन के साथ करेंगे, एनिलीन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तो ऐसे रहेगा बेंजीन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सेम ऐसे ही, बस जो OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे वहाँ पर NH2 और Cl माइनस। ये जो कलर होता है इसका, इसका येलो डाई होता है, ठीक है, ये ऑरेंज डाई, और इसका जो नाम होगा उसका नाम होगा पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, इसका आंसर बी बन के आएगा। तो इसको भी आपको रेडी रहना है, कपलिंग रिएक्शन डायरेक्ट 3 मार्क्स में थ्योरी में भी बन जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं क्या दिया है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इट रेज्ड बॉइलिंग पॉइंट बाई 1 डिग्री सेल्सियस, देन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। तो देखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो दिया है 100 ग्राम, डेल्टा टीवी की वैल्यू दिया है 1, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको 1 केल्विन ही मान के आप चलेंगे, है ना। इसके अलावा आपको केवी की वैल्यू दिया है 2.5, इतनी वैल्यू आपको दिया है। और यहाँ से आपको M2 निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको आइडिया तो लग गया कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, AB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में होता है M2 इंटू W1। यहाँ से बस M2 आप निकाल लीजिए। M2 निकालेंगे तो क्या होगा, KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में डेल्टा टीवी इंटू यहाँ से W1। वैल्यू आप रख देंगे, वैल्यू आप रखेंगे तो क्या क्या बनेगा, देख KB की वैल्यू 2.53 इंटू
W2 10 ग्राम। 1000 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए है ना, ग्राम में दिया है। और यहाँ से 1 इंटू यहाँ से हो जाएगा क्या, 100। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये यहाँ से ये कैंसिल, सिंपल सा 253 यहाँ से M2 आने वाला है। इसका जो आंसर बनेगा डी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में कैलकुलेट द मोलैरिटी फॉर सोल्यूशन। देखिए मोलैरिटी अपने को कैपिटल एम निकालना है। अब इस क्वेश्चन में देखो दिया है 0.1 मोलर। अब इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मोलर का मतलब ये होता है कि 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, ठीक है, डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मतलब है। और इतना अगर आपको आता है तो दो चीज़ें कंफर्म हो गया, कि आपको सॉल्यूट का मोल पता चल गया ना, और दूसरा सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूट का जब मोल पता चल गया तो आपको W2 तो आ ही गया, उसमें मोल इंटू इसका जो मोलर मास है वो मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0.1 इंटू हो जाएगा NaOH दिया है, मोलर मास होता है 40, तो 4 ग्राम तो W2 आ गया। इसके अलावा अगर मैं W1 की बात करूं तो W सॉल्वेंट है और वो 1 kg का मतलब क्या है, ये हो जाएगा कितना, 1000 ग्राम आ जाए। ठीक है, ये सॉल्वेंट का बेस हुआ। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ चुका है, एक तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता चल गया है ना, 4 ग्राम। इसके अलावा वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल गया। यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1000 सॉल्वेंट का वेट प्लस 4 ग्राम, तो 1004 ग्राम सोल्यूशन का आया। हम सोल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मोलेरिटी निकालना है और क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml सोल्यूशन के दिया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1004 और 1.25, 803.2 ml यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। अब अपने को मोलेरिटी निकालना है। मोलेरिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोलेरिटी इक्वल टू होता है W2 इंटू M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम है, M2 NaOH दिया तो 40 होगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 803.2 ये ml में है, लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से 0.1245 आएगा है ना, तो 10125 इसका अप्रोक्स आंसर होगा, तो कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, इसके अलावा शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी का, वो भी मैं बता रहा हूँ, जो आपको सही लगे उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू, है ना, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड में 1000 डेंसिटी इंटू मोलैरिटी इंटू एम सॉल्यूट। ये मोलैरिटी और मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इससे भी आपका आंसर बन जाएगा। चलिए बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। यहाँ पर कोलराउच साहब का रूल लगने वाला है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखना है। तो 27 में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखना है, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम आयन का और प्लस यहाँ से हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको क्या देखना है कि इनमें से किस ऑप्शन में, कि जिसको जोड़ने पर अमोनिया और OH हो रहा है बाकी सब माइनस होगा। तो अगर आप बी आंसर को चेक करें, है ना, बी ऑप्शन को, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए अमोनिया और OH और अमोनियम ये जुड़ेंगे, Cl और Na यहाँ से देखिए माइनस दिया तो कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा ही, दैट मीन्स बी आंसर इसका राइट आंसर है।
28 अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या दिया है देखिए, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो कोई एक रिएक्शन और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड ऑर्डर है ना। अब ये आपका इक्वेशन यहाँ से बन गया है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसमें चेंज क्या कर रहा है, द रिएक्शन इफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ, मतलब जो रिएक्टेंट है उसके प्लेस पे R/2 ले लेना है। तो जो नया रेट आएगा क्या इफेक्ट होगा, देखिए R के प्लेस पे क्या आएगा, R/2 होगा और यहाँ से स्क्वायर, तो R डैश क्या बनेगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो 1/4 के, और यहाँ से R स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो बना आपका KR, ये है क्या, ये इनिशियल रेट है। यहाँ से फाइनली क्या बना, जो नया रेट आएगा वो इनिशियल का 1/4 टाइम हो जाएगा, जिसका आंसर कौन सा बनेगा, 28 का डी आंसर राइट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस हो हाईएस्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखिए सबका कंसंट्रेशन बराबर है, जिसमें आयन ज़्यादा होंगे तो वही आपका आंसर होने वाला है। तो अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, तो जो आपको सॉल्ट दिया है यहाँ से अमोनियम फॉस्फेट दिया है, इसको अगर आप ब्रेक करो तो NH4 ऐसे कितने होंगे 3, और फॉस्फेट आयन यहाँ पर -3। तो टोटल ये कितने आयन में टूटा, 3 अमोनियम का 1 फॉस्फेट, टोटल 4 आयन में ये टूट रहा है। बाकी अगर मैं AgNO3 की बात करूँ, ये टूटेगा Ag प्लस और नाइट्रेट, इसमें आई की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। BaCl2 अगर बात की जाए, तो BaCl2 को ब्रेक करोगे तो Ba पे प्लस BaCl2 है, और 2 यहाँ से क्लोराइड है, मतलब इसमें आई की वैल्यू 3 है। यूरिया का तो 1 ही होगा। इसका जो आंसर बन के आएगा 29 का, वो डी आंसर राइट है, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे उसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगा। 30 जो क्वेश्चन है, आइसोटोनिक पेयर कौन सा, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते कि इसको है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हो, ICRT, यही फॉर्मूला है। आपको देखना है किसमें, किस ऑप्शन में दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। तो अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, इसमें NaCl है तो आई की वैल्यू कितना है 2, है ना, ए ऑप्शन में। तो ये जिसका जो पाई आने वाला है वो क्या आएगा, आई की वैल्यू 2 है, 2 इंटू कंसनट्रेशन 0.15, RT तो कॉमन है, यहाँ से 0.30 आ जाएगा, और बाकी RT तो कॉमन रहेगा, है ना, इसका ये आ रहा है। और दूसरा जो दिया है इसमें 0.1 पाई, इसका अगर निकालेंगे ये मान लीजिए पाई 1 है और पाई 2 है, और इंटू इसमें जो ब्रेक करेंगे 3 आएगा, और RT कॉमन रहेगा तो यहाँ पर 0.30 RT इसका भी आ रहा है। लेकिन बाकी आंसर को चेक ही नहीं करना, तो इसका जो आंसर बन के आएगा ये आंसर राइट होगा। तो दोनों का आपको आयन आई की वैल्यू और कंसंट्रेशन दिया, RT कॉमन है, मल्टीप्लाई करेगा और जिस ऑप्शन में सेम आएगा तो वही एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया विच व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2 इन एसिडिक मीडियम, मोलिकुलर वेट टेकन m लेना है। इसका जो आंसर बनेगा m/, ठीक है। तो आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ये Cr+3 में कन्वर्ट होता है। इसमें अगर कैसे चेंज रहा है, क्रोमियम का चेंजेस देखे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, 3 का चेंज आ रहा है, तो क्रोमियम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बैलेंस करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जो भी मोलर मास हो डिवाइड में n फैक्टर, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। इसका आंसर क्या बन जाएगा 6 होगा, n फैक्टर, जिसका आंसर क्या बनेगा डी आंसर राइट आंसर होगा। ओके, तो एसिडिक मीडियम में m/6 होगा। इसी के अलावा आप MnO4 को भी देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है। MnO4 की अगर बात करें, इसका देखो तीनों मीडियम में होता है, इसका एसिडिक मीडियम में अलग होता है,
इसके अलावा ये बेसिक मीडियम में अलग होता है और न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है ना। तो बेसिक मीडियम में ये जो कन्वर्ट होता है Mn+2 में, इसमें Mn6 में होता है और इसमें Mn4 में आता है। और KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 7 आएगा, है ना। तो 7 से ये चेंज हो जाए +2 में, मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका अगर एसिडिक मीडियम में KMnO4 को पूछेगा तो इक्वल मोलर मास डिवाइड में 5 हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। अगर आपको बेसिक मीडियम में पूछा तो M/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 का चेंज आ रहा है। और न्यूट्रल मीडियम पूछेगा तो M/3 हो जाएगा। तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान देके जाएंगे। KMnO4 का कलर वायलेट कलर होता है और K2Cr2 का ऑरेंज होता है और सबका टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ओके, 33 क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर है, इजी क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम बताना है ना। नॉम अगर हम लिखे, देखिए यहाँ पर अमाइन है, एक्वा है, क्लोराइड है। पहले किसका नाम आएगा? अमाइन का। तो टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो, है ना। तो आंसर इसका जो बन के आ रहा है वो आपका ए आंसर राइट है। बाकी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन देखिए, वाटर और NH3 न्यूट्रल होता है, Cl3 है, मतलब +3 चार्ज। ए आंसर इसका राइट आंसर है। 34 रिएक्शन ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड है विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करने वाला है, ये आपको बताना है। ये जो फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और सबसे लेस रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। और SN1 में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, ठीक है। सेट-जेफ रूल क्या होता है? एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, है ना। 35 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन 1 मोल ऑफ ROR रिएक्टेड विथ 1 मोल ऑफ HCl। ROR, इसको अगर HX से रिएक्शन कराएंगे तो ये प्लस माइनस है, यहाँ से भी इस पे ये प्लस माइनस होगा। H यहाँ से क्या बना देगा? अल्कोहल, और प्लस यहाँ से RX, ठीक है। तो 35 का जो आंसर बन के आएगा वो बी आंसर इसका राइट है, ठीक है। 36 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड फॉर एल्डोल? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आपने एल्डोल क्रॉस एल्डोल पढ़ा होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन जो भी एल्डिहाइड कीटोन होना उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। 37 क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड रिएक्टेड विथ मिथाइल अमाइन? मिथाइल अमाइन से रिएक्शन करा रहा है, तो आपसे क्या बनने वाला है? तो देखिए, मिथाइल अमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से डी बनने वाला है। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl, ओके। और इसको अगर मिथाइल अमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो CH3NH2, तो पहला मोल ये यूज हुआ और यहाँ से क्या हो गया? HCl बाहर आएगा, यहाँ से CH3 ट्वाइस और NH बना देगा। ये पहला मोल यूज हुआ मिथाइल क्लोराइड का। और दूसरा जब यूज करेंगे इसके साथ CH3 इसका, एक और यहाँ से HCl निकले, एक और चढ़ा जाएगा, तो यहाँ से बनाएगा CH3 ट्वाइस N। अब इसका नाम क्या है? NN डाई मिथाइल मेथेनामाइन, है ना। ये अमोनोलिसिस रिएक्शन पे बेस है। अमोनोलिसिस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट ही आपसे पूछ रहा है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन में क्या दिया? हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन फ्रक्टोज? तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ये होता है, CH2OH और यहाँ से कीटोन, फिर यहाँ से तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, 1 2 3 4 5 और लास्ट में होता है CH2OH। यहाँ पर H होगा, OH होगा, OH होगा, बाकी यहाँ से OH HH। इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? अब ध्यान दो, कायरल कार्बन सिर्फ 3 है। एक ये कायरल कार्बन होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। और कायरल कार्बन बोलते किसको है? जिसमें 4 डिफरेंट जो है टेट्रावैलेंसी हो कार्बन से, कार्बन से जो एटम या ग्रुप अटैच हो चारों अलग हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए ग्लूकोज का पूछ लिया तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं, ये भी आप ध्यान रखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 39 की अगर बात की जाए तो आपको
यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, 39 में इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, नॉस्ट इक्वेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो इक्विलिब्रियम पे फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड में एन, और लॉग यहाँ से होता है के सी। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और वो है 0.22 वोल्ट, और एन की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। एन की वैल्यू आप क्या लेंगे, 2 लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए ए जी पे +1 है, यहाँ से सॉलिड जा रहा है, H2 है तो यहाँ पर H प्लस है, तो ये बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा, है ना, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो एन की वैल्यू 2 होगा। यहाँ से लॉग के सी निकालेंगे, फिर उसका एंटी लॉग करके निकालेंगे, इसका जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो कौन सा आंसर होगा, ए आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, चल एंटी लॉग निकाल लीजिए। एंटी लॉग का स्टेप जो है बहुत सिंपल है, 4 स्टेप में इसको निकालते हैं, और इसका मैंने अपलोड किया है प्लेलिस्ट में, कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग बाई विनय सर करिए तो आपको सर्च करके मिल जाएगा, या फिर आपको भी पता होना चाहिए अगर आप गुजरात बोर्ड से हैं तो सिंपल कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात की जाए तो 40 क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.1 मोल ऑफ निकल ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन, हाउ मच फेराड इलेक्ट्रिसिटी शुड बी पास थ्रू इन अ सेल। देखिए इसका जो कैथोड का रिएक्शन होगा तो एन आई पे +2 चार्ज है, और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एन आई सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ओके, 1 मोल के लिए यहाँ से आप देखिए 1 मोल यहाँ पर एक है, तो 1 मोल एन आई जो है उसके लिए जो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फेराड मिल रहा है, इसलिए 0.1 मोल के लिए कितना होगा, 2 डिवाइड में 1 इंटू 0.1, तो 0.2 फेराड इसका फाइनल आंसर है ना। क्या आंसर क्या बन के आएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में क्या दिया है, और गिवन आपको यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है, और ऑफ सेल मतलब पोटेंशियल सेल आपको निकालना है। दैट मीन्स आपको निकालना है ई सेल की वैल्यू निकालना है नॉस्ट इक्वेशन लगा के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन लॉग। अब यहाँ पर एनोड कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो एनोड होगा। वैसे भी यहाँ पर क्रोमियम, ये साइड एनोड है, इस साइड कैथोड है, यहाँ पर आएगा क्रोमियम +3। और देखिए चार्ज को बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बैलेंस करेंगे तो 2 का, इसमें 3 का, ये पावर में कितना हो जाएगा 2, और जो फेरस आयन है इसके पावर में 3 होगा। तो इसमें वैल्यू रखना है और क्वेश्चन यहाँ से निकालना है। ई नॉट सेल कैसे आएगा, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो स्मॉलर वैल्यू है वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और जो हायर वैल्यू है कैथोड। तो यहाँ पर हायर वैल्यू साइन के साथ लेंगे, 0.42 माइनस और माइनस का 0.72, ये वैल्यू आएगा 0.34 वोल्ट, और एन की वैल्यू यहाँ पर 6 होने वाला है। बाकी क्रोमियम का जो कंसंट्रेशन 0.1 है और इसका 0.001 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली ई सेल की जो वैल्यू बन के आएगा तो 0.261 आएगा, इसका राइट आंसर है। इसका जो आंसर बनेगा, सी आंसर राइट है 41 का। ओके, 42 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आइडियल, जो पढ़ने में एक जैसा लगे, जैसे बेंजीन टॉल्यूइन, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है, सिंपल सा एग्जांपल है। 43, विच यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होता क्या है एनोड पे, और एनोड कौन होगा, आपको आरपी वैल्यू दिया है, जो सबसे स्मॉलेस्ट आरपी वैल्यू आपको क्या देखना है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है,
यहाँ देखिए लीड जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना। इसका जो आंसर होगा डी आंसर राइट होगा। आपको ऑप्शन जो दिया है आंसर लिबर्टी में बी आंसर दिया है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगा वो एनोड पे जाएगा और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और फाइनल जो आंसर बन के आएगा डी आंसर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 44 क्वेश्चन का। विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ है यहाँ पर देखिए किसके बीच है, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ जो है यहाँ पर ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी बी लिखा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये जो डी आंसर है ये इसका करेक्ट ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। 45 का रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 45 में रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻³ है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है रेट इक्वल टू के, और इनिशियल कंसंट्रेशन के जो पावर में होता है वो फर्स्ट ऑर्डर है तो वो नहीं होगा, तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू 4 × 10⁻³ इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2। इसका जो आंसर बन के आएगा 8 × 10⁻⁵। इसका जो आंसर बनेगा ए आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। और रिएक्शन इन्वॉल्व टू डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर, ठीक है। तो इसका क्या आंसर बनेगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। अगर टू डिफरेंट रिएक्टेंट हैं तो यूनिमोलिकुलर नहीं होगी। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, और आपको सेंटेंस बोला टू डिफरेंट है मतलब बाई मॉलिकुलर एटलीस्ट दो है तो बाई मॉलिकुलर होगा। यहाँ से डी आंसर गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 47 में क्या दिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ए एंड बी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखा है 15 किलो कैलोरी पर मोल एंड एनर्जी ऑफ रिएक्शन 5 किलो कैलोरी पर। एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो ग्राफ होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो ग्राफ होता है, मान लीजिए रिएक्टेंट यहाँ पर है, जो प्रोडक्ट बनता है वो ऊपर ही होता है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसमें जो इंथैल्पी ऑफ ये जो हाइट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसका होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है बैकवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। और ये जो हाइट होता है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन दे रखा है 15 किलो कैलोरी पर मोल, और एक चीज़ आपको डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है, कितना 5 किलो कैलोरी पर मोल दिया है। और यहाँ से बैकवर्ड का पूछा है ये चीज़, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन। आपको क्या क्या दिया है, तो ये वैल्यू 15 दिया है, ये वैल्यू 5 दिया है, और माइनस बैकवर्ड का आपसे पूछ रहा है। तो बैकवर्ड कितना होगा 15 - 5 दैट मीन्स 10 किलो कैलोरी पर मोल इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 48 क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज फ्लोराइड MnF4m+ बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपका दिया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बताइए क्या हो सकता है। इसमें जो है फ्लोरीन जो होता है स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये स्टेबलाइज करता है, तो इसका आंसर जो बनेगा डी आंसर राइट है। 49 की बात करें, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विल बी शोन बाई ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा।
ये आपका MX2L2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो शो करने वाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि इसमें इसमें आपने पढ़ा होगा ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 50 है, IUPAC नाम आपसे पूछ रहा है। देखिए IUPAC ये कार्बन सब होते हैं ना, ये कार्बन है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ कार्बन कार्बन और कार्बन, और इसी से एक कार्बन और जुड़ा है, इसी से Br है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इसी से एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो CH2 ये ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ CH3 CH और CH3। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये दिख रहा है, ठीक है। और प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड का करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन का चेन है तो 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथाइल, ठीक है, और 4 कार्बन है ब्यूटीन लगा देंगे। तो इसका जो आंसर बन के आएगा C आंसर इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया। और अगर आप MCQ में अच्छा स्कोर करने चाहते तो ये लिबर्टी के सेट ऐसे ही करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ डेफिनेटली आप बोर्ड के MCQ में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में 10 में। थैंक यू।